तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट कैटेगरी जो है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। तो इसमें जो है हमने सोशलिस्ट देख लिया, गांधीयन देख लिया, ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल है। पहले ही बता दिया था कि आर्टिफिशियल कैटेगराइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये कैटेगरी नहीं दिया हुआ है। तो लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आर्टिकल 44 से शुरू होता है। आर्टिकल 44 कहता है यूनिवर्सल क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, जिसको कि बीजेपी इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठा रही है अभी, और जो कि डीपीएसपी में लिखा हुआ था। तो इस आधार पे बीजेपी इसको वैलिडिटी दिखाती है कि वो जो बीजेपी का जो इच्छा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, तो डीपीएसपी के आधार पे है। जो क्या नाम था हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में बोला था कि आज की डेट में अगर संविधान सभा के लोग कहते हैं कि आर्टिकल 44 को कि सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, तो ये संसद कैसे रिएक्ट करता। ये उन्होंने बहुत शानदार एक स्पीच दिया था कि उस समय जब लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, संविधान में इसको जगह मिल गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लेकिन आज के देश में ऐसे बदलाव आ गया है कि इसका बात कोई करे तो उसको एंटी सेक्युलर माना जाता है। उसको देखा जाता है कि ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है, या फिर किसी धर्म को, लोग को लगता है हिंदुत्व को बढ़ावा देना हो गया ये सब दृष्टि से लोग देखते हैं। तो उसी को अरुण जेटली ने कहा था कि आप संविधान सभा में जब बनाया गया उस नज़रिए से आप इसको देखिए। उस समय सभी लोग सहमति से ही तो ऐड किया गया, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग थे उसमें। तो उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया आर्टिकल 44 को, तभी ये संविधान में इसका जगह मिला है कि ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स को, सभी पूरे कंट्री में एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अभी जो क्या है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, जो कि ब्रिटिश के ज़माने से चला आ रहा है। वो ब्रिटिश तो जानबूझ के अलग अलग कानून बना दिए थे, मुस्लिम के लिए अलग सिविल रूल, हिंदू के लिए अलग, ऐसे हर एक धर्म का बना करके, और वो फूट डालो राज करो वाली नीति थी उनकी। तो अभी भी ये नहीं हो पाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि होना चाहिए। तो अगला आर्टिकल देखते हैं। ये तो मेंस के लिए हो गया, डिटेल में आप जानते ही हैं, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको डिटेल में आप देखते रहें। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 45 आर्टिकल जो है, तो ओरिजिनली जो था इसमें, जो संविधान जो बना था, तो उस समय इसमें लिखा हुआ था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट एज 14 ईयर्स। 14 साल तक बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देना, ये ओरिजिनली था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में जो अमेंडमेंट किया, तो इसको डीपीएसपी से हटा के फंडामेंटल राइट में ला दिया। तो अच्छा हुआ, अब वो इन्फोर्सेबल है, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देना। लेकिन जो यहाँ जगह खाली हो गया, उसके जगह पे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये डाल दिया कि अब 0 से 6 साल एज के बच्चे को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो बेसिक एजुकेशन होता है, नर्सरी वगैरह जो कहते हैं, उस टाइप का एजुकेशन 0 से 6 ईयर, और चाइल्डहुड केयर भी बहुत अच्छा ये है चाइल्डहुड केयर, तो ये डीपीएसपी में है। अब ये जो है आंगनबाड़ी के ज़रिए जो है थोड़ा इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, ये कि बच्चों को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन 0 से 6 साल के बीच मिल जा रहा है। तो गाँवों में चल रहा है आंगनबाड़ी, रूरल एरिया में भी। तो आर्टिकल 48 ये कहता है कि एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री, मतलब एग्रीकल्चर और जो पशुपालन हो गया, उसको मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न लाइन पे लाना, नया नया टेक्नोलॉजी लाना, उसमें ये साइंटिफिक लाइन पे लाना उसको, ये है इसमें आर्टिकल 48। आर्टिकल 40A जो है ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय जो किया था 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें ये किया गया था प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। वाइल्ड लाइफ मतलब कि वहीं जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं,
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, ये 42nd अमेंडमेंट है। 48A हो गया। 49 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी मोनूमेंट्स हो गया, मोनूमेंट्स मतलब क्या होता है, कोई भी हिस्टोरिकल या आर्टिस्टिक मोनूमेंट या प्लेस या ऑब्जेक्ट। मोनूमेंट मतलब इमारत होता है, कोई पुराना इमारत हो गया जो अच्छा आर्टिस्टिक हो, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो। अब ताजमहल की एग्जांपल लेते हैं, वो आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस भी है, हिस्टोरिकल भी है। तो दोनों में से कोई भी हो, अगर कोई आर्टिस्टिक नहीं हो, सिर्फ हिस्टोरिकल हो, उसको भी कंजर्व करना, तो ये आर्टिकल 49 में दिया हुआ है। आर्टिकल 50 जो है ये कहता है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। पहले के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मिक्स था। जो जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था, अभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कलेक्टर भी बोलते हैं, दोनों काम करता था। वो एग्जीक्यूटिव भी था, जुडिशरी भी का काम करता था वो। तो ये जो सेपरेट किया गया, अब अभी भी थोड़ा सा पावर है, जुडिशियल पावर अभी भी है डीएम को, लेकिन कुछ हद तक सेपरेट कर दिया गया है। कुछ हद तक अभी भी है, वो जुडिशियल डिसीजन ले सकता है वो। तो ये डीपीएसपी में यह है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 जो कहता है इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पीस, ये सब मेंटेन, मेंटेन ऑनरेबल एंड जस्ट रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। कोई भी ट्रीटी बना है, इंटरनेशनल लॉ है, तो उसको मानना। जैसे इन्वायरमेंट लॉ, पेरिस में इंडिया गया था तो इंटरनेशनल लॉ को मान रहा है, तो ये भी डीपीएसपी में है। और कोई ट्रीटी हुआ उसको भी मानना, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो उसको आर्बिट्रेशन के द्वारा सेटलमेंट करना। मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो चल रहा है उसको ये नहीं कि युद्ध कर लें, वार कर लें, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेशन के द्वारा होना चाहिए। आर्बिट्रेशन मतलब होता है कि कानून की प्रक्रिया के तहत जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएँ, कुलभूषण जाधव का गया हुआ था। तो इस तरीके से अभी भी, लेकिन कुछ मैटर है जो डिप्लोमेटिक आधार पे, डिप्लोमेसी के आधार पे पहले गवर्नमेंट ट्राई करता है कि उसको मेंटेन करना। जैसे चाइना के साथ चल रहा है, नेपाल के साथ चल रहा है अभी, तो उसको अभी तो डिप्लोमेटिक तरीके से आपस में सुलझाने का कोशिश किया जा रहा है। अगर नहीं हो तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आर्बिट्रेशन के द्वारा करना। ये है आर्टिकल 51। तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपी का जो 3 कैटेगराइजेशन था वो कंप्लीट होता है। अब कुछ और चीज़ हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि डीपीएसपी इन अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बाहर जो डायरेक्टिव जो दिए हुए हैं, जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट में देखे थे, कुछ राइट हैं जो फंडामेंटल राइट में नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, लीगल राइट हैं, तो अलग अलग जगह दिए हुए थे। वैसे ही कुछ डायरेक्टिव भी हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्ट पार्ट 4 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग कहीं कहीं पे डायरेक्टिव दिए हुए हैं कि एक डायरेक्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए। तो उसको हम लोग देखेंगे। 3 आर्टिकल बस है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगले 2-3 वीडियो में डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय। यूपीएससी इस बार पक्का निकालना है। जय हनुमान, जय माँ सरस्वती।